सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी साहित्य विषय को हम पढ़ रहे थे। अंतरा भाग 2 का पद्य खंड अपना चल रहा था और इन्हीं पाठों के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे। पद्य खंड में जो अपना चैप्टर है या अपना पाठ है, पाठ 1 हम पूरा कर चुके थे, पाठ 4 हम पूरा कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम पाठ संख्या 3 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनकी जो 2 कविताएं संकलित है, ये दीप अकेला, मैंने देखा एक बूंद, इन दोनों पाठों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और अज्ञेय के लेखक परिचय से संबंधित, कवि परिचय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर हम बात करेंगे। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पाठ संख्या 3 अज्ञेय, ये 2 कविताएं हम देख रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले देखेंगे। पहला प्रश्न है, अज्ञेय ने दीप यानी व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए किसका प्रयोग किया है? गीत गाता जन का, पनडुब्बा, यज्ञ की जो सामग्री होती है, हवन की सामग्री उसको कहते हैं, ठीक है ना। उपयुक्त सभी, तो जो ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी, ये हो जाएगा क्योंकि गीत गाता जन भी कहा, पनडुब्बा भी कहा, समिधा भी कहा। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अज्ञेय ने दीप यानी व्यक्ति के लिए कौन सा विशेषण प्रयुक्त किया है? अंकुर, मधु, गोरस और उपयुक्त सभी, तो सारे ही विशेषण का प्रयोग कवि ने दीप यानी व्यक्ति के लिए किया है। अंकुर, एक ऐसा अंकुर जो कठोर धरती को फोड़ करके उस सूर्य को ताकता है। सालों से संचित हो रहा शहद, और गोरस जो गाय का जो पंचगव्य है, दूध दही, ये सब विशेषण जो हैं व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए हैं। तीसरा प्रश्न देखिए। शब्दार्थ सुमेलित है। कृति भाग्यवान कुशल, मोना टोकरा, अयुत 10,000 की संख्या है पृथक, उपयुक्त सभी, तो ये सारे के सारे शब्दार्थ सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो आप, मेरा उद्देश्य ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा सीखें, इसलिए कृति भाग्यवान कुशल को कहते हैं, मोना टोकरा और अयुत 10,000 की संख्या पृथक को कहते हैं। चारों ऑप्शन, तीनों सही होने के कारण चौथा ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न देखिए कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1946 ईस्वी। तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ, 43 में, और इसका प्रकाशन किया था किसने? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। फिर आगे देखिए 5वां प्रश्न कि तार सप्तक परंपरा का सूत्रपात करने वाले कवि हैं केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध, विष्णु करे, अज्ञेय। भी हमने ऊपर बात की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। छठा प्रश्न देखिए, अज्ञेय ने कितने तार सप्तकों का प्रकाशन किया? तार सप्तक एक ऐसी पत्रिका जिसमें 7 कवियों की एक ही भावबोध वाली रचनाएं संकलित होती थी। तो पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा 1। कितने तार सप्तक निकाले? तार सप्तक निकाले कुल 4। अभी नीचे वाले प्रश्न में आ जाएगा वो। 7वां प्रश्न देखिए, असुमेलित है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? तार सप्तक, यानी पहला तार सप्तक है वो 1936 में प्रकाशित हुआ। यही गलत हो गया भैया, ये गलत यहाँ हो गया क्योंकि ये प्रकाशित हुआ था 1943 ईस्वी में, 43 में। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन 1951 बिल्कुल ठीक है। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन 1959 ठीक है, और चौथा तार सप्तक का प्रकाशन 1979, ये भी ठीक है। आगे देखिए 8वां प्रश्न कि अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ? चकिया गांव, बलिया उत्तर प्रदेश, बनारस उत्तर प्रदेश, अल्मोड़ा हिमाचल प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, 1911 ईस्वी में हुआ था। ये प्रश्न भी आगे आ जाएगा। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? राम मनोहर वात्स्यायन, सूर्य कुमार वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, पृथ्वीराज वात्स्यायन। खूब बार मैं बोल चुका हूं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन नंबर 3 सही। फिर आगे देखिए
10वां प्रश्न कह रहा है ये दीप अकेला स्नेह भरा पंक्ति में दीप किसका प्रतीक है? समाज का, विश्व का, व्यक्ति का, इनमें से कोई नहीं। तो दीप जो है वो व्यक्ति का प्रतीक है, सर्वगुण संपन्न व्यक्ति का प्रतीक है। 11वां प्रश्न देखिए कि यह दीप अकेला कविता में पंक्ति किसका प्रतीक है? समाज का, विश्व का, व्यक्ति का, इनमें से कोई नहीं। तो पंक्ति समाज का प्रतीक है। 12वां प्रश्न देखेंगे दीप का पंक्ति में विलय से क्या आशय है? व्यष्टि का समष्टि में विलय, आत्मबोध का विश्वबोध में रूपांतरण, व्यक्ति का समाज में विलय, उपयुक्त सभी। तो आप केवल ऑप्शन नंबर 1 पढ़ करके इसको सही नहीं कर दें, चारों ही यानी ऊपर तीनों ही ऑप्शन सही होने के कारण चौथा वाला अपने आप सही हो गया। तीनों के तीनों सही हैं। ये दीप अकेला कविता का मूल भाव लिखें तब ये जरूर लिखें आप। 13वां प्रश्न देखिए अज्ञेय ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? दिनमान का, सैनिक का, प्रतीक का। तो बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन किया, ये तीनों तो थी। 14वां प्रश्न देखिए अज्ञेय की संपूर्ण कविताओं का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ? सदा नीरा नाम से 2 भागों में, प्रतिनिधि कविताओं नाम से 2 भागों में, अज्ञेय रचनावली नाम से 2 भागों में, अज्ञेय रचनावली नाम से 8 भागों में। तो ये सदा नीरा नाम से 2 भागों में प्रकाशित हुआ, ऑप्शन नंबर 1 सही। फिर आगे देखिए 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न कह रहा है कि असुमेलित है, पनडुब्बा का मतलब गोताखोर होता है, संविदा यज्ञ की सामग्री, कृति भाग्यवान, कुशल और इनमें से कोई नहीं। तो कोई असुमेलित नहीं, यानी सारे के सारे सुमेलित हैं, सारे सुमेलित हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो असुमेलित हो। 16वां प्रश्न देखिए मैंने देखा एक बूंद कविता के कवि हैं निराला प्रसाद, केदारनाथ सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये दीप अकेला कविता के कवि भी कौन हो गए आपके? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 18वां प्रश्न देखिए मैंने देखा एक बूंद कविता में वर्णन है बूंद की क्षण भंगुरता का, समुद्र की क्षण भंगुरता का, विश्व की क्षण भंगुरता का, समाज की क्षण भंगुरता का। बूंद की क्षण भंगुरता का इसमें वर्णन है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 19वां प्रश्न कवि को एक दार्शनिक तत्व की अनुभूति कब होती है? क्षण भर के लिए बूंद ढलते सूरज की आग से रंग जाती तब, दीपक के समाज से अलग होते समय, दीपक के समाज में विलय होते समय, पतंग उड़ाते बच्चों को देखते समय, ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्षण भर के लिए जब वो बूंद उस ढलते हुए सूरज की उस रंगीन यानी जो लाल रंग होता है उसमें जब वो रंग जाती है तब कवि को दार्शनिक तत्व की अनुभूति होती है, 1 सही है। 20वां देखिए कविता में विशाल सागर और बूंद किसके प्रतीक हैं? परम ब्रह्म और जीवात्मा के, संसार और प्राणी के, परिवार और व्यक्ति के, इनमें से कोई नहीं। तो परम ब्रह्म जो विराट सत्ता है वो तो विशाल सागर और बूंद जीवात्मा आत्मा का प्रतीक है। ये प्रतीकात्मक कविता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 21वां देखिए क्षण के महत्व को उजागर करती अज्ञेय की कविता कौन सी है? मैंने देखा एक बूंद, यह दीप अकेला, सर्वस्मृति, बनारस। तो मैंने देखा एक बूंद, इसमें क्षण के महत्व को बताया गया है। अज्ञेय का जन्म कहां हुआ? 1911 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में। कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में। 23वां प्रश्न है प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रसाद, निराला, हरिवंश राय बच्चन, अज्ञेय। अज्ञेय जी को प्रयोगवाद और नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है। 24वां प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है कितनी नावों में कितनी बार रचना पर अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत रत्न, भारत भारती। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। 25वां प्रश्न देखेंगे कि अज्ञेय की काव्य रचना है भग्नदूत, हरिघास पर, क्षण भर, आंगन के पाठद्वार, उपयोग सभी। ये सारी की सारी काव्य रचनाएं हैं। इसके अलावा भी और है, वो भी आपको याद होनी चाहिए। अज्ञेय का कवि परिचय पूछा जाएगा तब ये आपको लिखनी पड़ेगी। 26वां प्रश्न देखिए अज्ञेय का कहानी संग्रह कौन सा है? विपदगा, परंपरा, कोठरी की बात, उपयुक्त सभी। बिल्कुल ये सारी की सारी
कहानी संग्रह अज्ञेय के हैं, एक जयदोल भी है। 27वां प्रश्न कह रहा है कि अज्ञेय का उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, उपयुक्त सभी, ये सारे उपन्यास किसके हैं? अज्ञेय के। और सारे के सारे प्रसिद्ध हैं, फेमस है, इंपॉर्टेंट हैं। 28वां प्रश्न देखिए, अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत किसका? निर्मल वर्मा का, रेणु का, हरिवंश राय बच्चन का, अज्ञेय का। तो एक बूंद सहसा उछली और अरे यायावर रहेगा याद, ये दोनों अज्ञेय के यात्रा वृत्तांत है। आंगन के पारद्वार रचना अज्ञेय की किस प्रकार की है? उपन्यास है, कहानी, काव्य संग्रह, यात्रा वृत्तांत। तो ये काव्य संग्रह है। इसके अलावा इनके निबंध भी हैं। निबंध कौन कौन से हैं? एक तो है त्रिशंकु और एक है आत्मनेपद। तो ये आपको जानकारी में होने चाहिए। ये 29 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे, इससे एक लाइन के प्रश्न भी वो बना सकता है पेपर बनाने वाला। इसलिए हम सीधे यहां आ जाते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न में। अज्ञेय के प्रमुख काव्य संग्रहों के नाम लिखने हैं। तो जितने भी काव्य संग्रह अभी मैंने ऊपर बताए ऑप्शन में, वो तो लिखने ही है। उसके अलावा भी आपको ध्यान होना चाहिए, जो मैं यहाँ केवल बोल देता हूं, जैसे भग्नदूत है, भग्नदूत, चिंता, हरिघास पर क्षण भर, हरिघास पर क्षण भर। इसी तरह इंद्रधनुष, रोंदे हुए, इंद्रधनुष, रोंदे हुए, आंगन के पार द्वार बहुत फेमस है, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, ये तो बहुत ज्यादा फेमस है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अज्ञेय के प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखने हैं। उपन्यास कौन कौन से हैं? तो उपन्यासों के बारे में भी हमने अभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में बात की। शेखर एक जीवनी बहुत फेमस है, शेखर एक जीवनी। इसी प्रकार देखिए नदी के द्वीप, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, ये 3 इनके उपन्यास हैं। इसके बाद देखिए अज्ञेय के प्रमुख यात्रा वृत्तांतों के नाम लिखने हैं। तो यात्रा वृत्तांत भी इन्होंने 2 लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं वो। पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे यायावर रहेगा याद। और दूसरा यात्रा वृत्तांत है एक बूंद सहसा उछली। ठीक है, कवि परिचय जब लिखेंगे ध्यान होना चाहिए। उसके बाद देखिए प्रमुख कहानी संग्रह पूछे इनके। कहानी संग्रह कौन कौन से तो आना चाहिए आपको। विपथगा है, विपथगा है, कोठरी की बात, कोठरी की बात, जयदोल, शरणार्थी, परंपरा। इसी के साथ देखिए आपके ये तेरे प्रतिरूप, ये इनके कुछ कहानी संग्रह हैं। फिर आगे हम बात करते हैं कि अज्ञेय ने किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दिनमान, इसके बाद नवभारत टाइम्स, नवभारत टाइम्स। उसके बाद देखिए सैनिक है, बहुत सारी है, विशाल, इसी के साथ प्रतीक, फिर नया प्रतीक भी है। इनमें से आप कुछ लिख लें, विशाल भारत। आगे देखिए ये दीप अकेला कविता में दीप और पंक्ति किसका प्रतीक है? तो दीप किसका प्रतीक है? व्यक्ति का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पंक्ति किसका प्रतीक है? समाज का। इसी प्रकार दीप व्यक्ति, व्यष्टि भी कह सकते हैं इसको, और इसको कहते हैं समष्टि। इसी प्रकार इसको आत्मबोध भी कह सकते हैं, इसको विश्वबोध भी कह सकते हैं। ठीक है, मैंने देखा एक बूंद कविता का सारांश आपको लिखना है। बिल्कुल जिस प्रकार क्षण के महत्व को बताते हुए ये कविता, जिसमें एक बूंद सूर्यास्त के समय उसकी जो रोशनी है, लालिमा, उससे वो रंग जाती है और उस नश्वरता के दाग से वो मुक्त हो जाती है, उसके बारे में वो कविता है। इससे पहले भी जब मैंने
ये तीसरा पाठ पढ़ाया था, उसमें सारे प्रश्न उत्तर हैं, आप वहां से इनके उत्तर देख सकते हैं। अज्ञेय का परिचय लिखना है, जन्म लिख देना 1911 में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, पूरा नाम लिख देना। अभी ऊपर हमने जितने भी पत्र पत्रिकाएं बात की वो लिख देना है। काव्य संग्रह लिखना, उपन्यास लिखना, निबंध लिखना है, यात्रा वृत्तांत लिखना है, और जो भी इनके खास चीजें हैं, जैसे हमने भी ऊपर बात की कि प्रयोगवाद की शुरुआत की, नई कविता की शुरुआत की, ये सारी चीजें इनके लिख देना। कौन से पुरस्कार मिले, सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है। सागर तो जो विराट सत्ता है, विराट सत्ता, परम ब्रह्म जिसे कह दें हम, उसका प्रतीक है, और बूंद जो है यह आपके जीवात्मा का प्रतीक है। रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, पंक्ति के आधार बूंद के क्षण भर रंगने की सार्थकता बताइए। तो ये प्रश्न उत्तर सब आपको वहां मिल जाएंगे। दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा और मधुमाता क्यों कहा है। ये विशेषता है। अरे भाई, तेल से भरा हुआ वो दीपक है, बाती है, उसमें जल रहा, मस्त होके जल रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली दीपक है, व्यक्ति भी है। उसी व्यक्ति को सौंपना जो सर्वगुण संपन्न है, जो समाज को कुछ दे सकता है। गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी हुई है। गीत की सार्थकता है गाने से। गीत की सार्थकता है किससे, गाने से। और मोती की सार्थकता है, मोती तो समुद्र के पेंदे में पड़ा रहता है, तो गोताखोर जब तक उसको ढूंढेगा नहीं तब तक उसकी कोई सार्थकता नहीं है। 13वां प्रश्न देखिए, ये अद्वितीय, ये मेरा, ये मैं, स्वयं विसर्जित पंक्ति के आधार पर व्यष्टि के समष्टि में विसर्जन की उपयोगिता बताइए। तो ये लिख देंगे हम। ये दीप अकेला कविता में मधु, गोरस और अंकुर की क्या विशेषता है। मधु देखिए जो शहद है ये सालों तक संचित हो रहा है। गोरस है ये जो जीवन रूपी कामधेनु का जो अमृत के समान गोरस है उसकी बात की। और अंकुर अदम्य जिज्ञासा वाला है जो धरती को फाड़ करके सूर्य का सामना करते हुए बाहर निकलता है, कोई उसको रोक नहीं पाता है। ये दीप अकेला कविता में कवि दीपक को पंक्ति में क्यों मिलाना चाहता है। व्यक्तिगत सत्ता का सामाजिक सत्ता में वो विलय चाहता है, क्योंकि एक व्यक्ति ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। अगर वो समाज में मिलेगा तो समाज का भला होगा, राष्ट्र उन्नति करेगा। ये अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय, पंक्तियों द्वारा कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। ये भी हमने ऊपर बताया है। अदम्य जिजीविषा, उसकी संघर्षों से जूझने की शक्ति, और हमेशा वो विकट और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखता है। दीप यानी व्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं बताइए, सब ऊपर आई जो लिख देंगे। यहाँ यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र से कवि का क्या आशय है। यहाँ एक ही बात है कि जो वो दीप यानी व्यक्ति है वो दूसरों के दर्द को समझने वाला है, इसलिए सदा द्रवित यानी अपनेपन के भाव से दूसरों के दुख को देख करके उसकी आंखें जो है द्रवित रहती है, हमेशा जागरूक रहता है, नेत्र उसके गीले हैं। प्रेम के बारे में वो समझता है, हमेशा अपनेपन के भाव के कारण वो भुजाएं उठाए रखता है दूसरों को गले लगाने के लिए। फिर निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे कुछ। निबंधात्मक प्रश्न में यह दीप अकेला कविता की मूल संवेदना लिखनी है। कवि व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल क्यों दे रहा है ये लिखना है। और उसके बाद देखिए, मैंने देखा एक बूंद कविता में क्या व्याख्यायित किया गया ये लिखना है। ये दीप अकेला एक प्रयोगवादी कविता, इस कविता के आधार पर लघु मानव के अस्तित्व और महत्व पर प्रकाश डालना है। ये दीप अकेला है पर इसको भी पंक्ति को दे दो के आधार पर वष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है। और अंतिम प्रश्न है छठा कि सूने विराट के सम्मुख हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से, इस पंक्ति का आशय लिखना है। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इस पाठ के निकाले हैं। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी न करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने साथियों तक शेयर करें। और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।